हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और इस सीरीज में आज जो हमने आर्टिकल लिया है वो है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। सो इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहा है इसमें। आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया 180th रैंक पे है। सो परफॉर्मेंस तो पुअर है। लेट अस सी कि राइटर इसमें क्या कहते हैं, और हम अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो उसको हैंडल करने में हमें सहायता करेंगे। साथ ही साथ कुछ नए फ्रेजल वर्ब्स और कुछ न्यू वर्ड सीखेंगे जो कि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश के क्वेश्चंस को हैंडल करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है। The EPI is Environmental Performance Index. The EPI may rankle, but India can recast policies. So rankle means something which hurts you, something which annoys you or upsets you. So EPI में जो इंडिया का रैंक है 180 कंट्रीज में इंडिया 180th पोजीशन पे है, मतलब सबसे लास्ट रैंक है। तो ऑब्वियसली ये किसी को भी हर्ट करेगा, अपसेट करेगा। अच्छा तो किसी को भी नहीं लगेगा कि आप सबसे लास्ट पोजीशन पे हो। But India can recast policies. The country ought to adopt a dashboard approach to indicators modeled on the Stiglitz-Sen-Fitoussi proposal. So ये जोसेफ स्टिग्लिट्स और अमर्त्य सेन एंड जीन पॉल फिटोसी, इन तीनों ने एक प्रपोजल दिया था डेवलपमेंट बियॉन्ड जीडीपी। जीडीपी के बियॉन्ड डेवलपमेंट पे जो बात की थी उसमें उन्होंने जो अप्रोच बताया है, राइटर कहते हैं कि उसको अगर अडॉप्ट किया जाए तो इट में हेल्प। Let us see. For a government acutely sensitive to global rankings, the latest Environmental Performance Index (EPI), placing India last among all 180 assessed countries, has naturally touched a raw nerve. So, raw nerve is again something which upsets you. The assessment carried out by Yale and Columbia universities with an emphasis on climate change mitigation has become controversial for prioritizing the flow of greenhouse gases from countries while reducing the emphasis on the stock of carbon dioxide from industrialized countries that is warming the globe. कहते हैं कि येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जो ये असेसमेंट किया है जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग 180th है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट का कहना है, इंडिया का कहना है कि जो पैरामीटर्स हैं वो उन्होंने सही नहीं लिए हैं। और कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि इन्होंने प्रायोरिटाइज क्या किया है, फ्लो ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम कंट्रीज, इसको ज्यादा तवज्जो दी है, जबकि उन्होंने एम्फेसिस घटा दिया है स्टॉक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जिस पैरामीटर पे इतना खरा नहीं उतरते स्टॉक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे, उसको उन्होंने कम तवज्जो दिया है, और इस वजह से जो है इंडिया का रैंक काफी पीछे चला गया है। Evidently, if countries were assigned a penalty for the stock of CO2 in the atmosphere rather than measure their mitigation actions over a decade, India would fare much better. So कहते हैं कि अगर असाइन जो किया है पेनल्टी स्टॉक ऑफ CO2 के लिए नहीं किया है, बल्कि इन्होंने इस बात पे ज्यादा फोकस किया है कि मिटिगेशन आपके एक्शन क्या रहे पिछले एक दशक में, पिछले डेकेड में क्या आपने मिटिगेशन मेजर्स लिए हैं, उस पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। अगर इन्होंने पेनल्टी फॉर द स्टॉक ऑफ CO2 लगाते तो इंडिया की पोजीशन अच्छी होती। लेस कंट्रोवर्शियली, द EPI dwells on performance on air quality, waste management and ecological conservation measures. So dwells on, again it's a phrasal verb, और इसका मतलब क्या होता है, समथिंग अबाउट विच यू टॉक अबाउट। सो EPI यहाँ पे किस बारे में बात करता है, एयर क्वालिटी के परफॉर्मेंस पे। एयर क्वालिटी कैसा है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन मेजर्स कैसे हैं, इस पे इन्होंने फोकस किया है, ना कि इन्होंने पेनल्टी लगाई है स्टॉक ऑफ CO2 के लिए। एंड जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं वो तो अच्छा कर गई, लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज यहाँ पे पीछे रह गई। Government's response. Unsurprisingly, the EPI ranking scores have been rejected by the Union government as based on unfounded assumptions, surmises and unscientific methods. So यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि इन्होंने जो पैरामीटर्स लिया है वो कहीं ना कहीं सही नहीं लिया है, और इसकी वजह से रैंकिंग पीछे चली गई है। नेशनल रैंक ऑफ 165 on climate policy and score of 21.7 in this category, which overall has a 38% weightage in the calculation, along with 42% of ecosystem vitality and 20% for environmental health, has particular significance.
India is under pressure to raise its ambition and commitment towards the more ambitious 1.5 degree centigrade goal for temperature rise under the Paris Agreement, going beyond the less rigorous target of well below 2 degrees centigrade. सो इंडिया ने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया है कि जिन पैरामीटर्स पे इंडिया खरा उतर रहा है, सो यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया हैज लो पर कैपिटा जीएचजी एमिशन, इसको उन्होंने अकाउंट फॉर नहीं किया है। साथ ही साथ इंडिया ने जो भी मेजर्स लिए हैं, reduced intensity of GHG emission in its economy, made big strides achieving 40% renewable power generation, supported electric vehicles, launched a major carbon sink initiative and done a lot for wetland conservation. So ये सारे जो measures लिए हैं इन सबको इतनी तवज्जो नहीं दी है और इसकी वजह से इंडिया ने strongly protest किया है इसको। Projection has met with strong protest क्योंकि which has faulted the EPI for introducing a new metric on climate with increased weight in the calculation compared to 2020 assessment. तो 2020 वाला जो assessment में जो उन्होंने पैरामीटर्स लिया था उससे चेंज कर दिया है और इसीलिए इन्होंने जो कहते हैं इग्नोर कर दिया है द इम्पोर्टेंट टेनेट ऑफ इक्विटी इन ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी विद इन द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क दैट इंडिया हैज लो पर कैपिटा जीएचजी एमिशंस। तो इस बात को लो पर कैपिटा जीएचजी एमिशन को इन्होंने तवज्जो नहीं दिया है। The country has protested that the new India State of Forest Report 2021 ISFR was not factored in as part of the diversity metric. So यहाँ पे इंडिया का ये भी कहना है, इन्होंने ये कह के प्रोटेस्ट किया है कि उन्होंने जो IFSR की जो रिपोर्ट है उसको नहीं लिया है, अकाउंट फॉर नहीं किया है, जबकि यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि कुछ जो ISFR ने जो मेथोडोलॉजी अपनाई है इसको कैलकुलेट करने में वो थोड़ा सा फॉल्टी है, जिसकी वजह से ये अपना जो क्लेम है उसको अच्छी तरह से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट लैंड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो प्राइवेट किसी के लैंड्स हैं, पाम ट्रीज का पूरा बाग बगीचा है, उसको भी उन्होंने अकाउंट फॉर कर लिया है ISFR ने, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनका जो मेथोडोलॉजी है वो फॉल्टी है और उसकी वजह से ISFR on which the Union government relies ran into trouble for making spectacular claims because of perceived methodological weaknesses. मतलब उन्होंने जो तरीके अपनाए हैं उसको कैलकुलेट करने के वो थोड़े से फॉल्टी हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जिसने कि ISFR पर रिलाई किया है उस बात को लेकर के अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही है। It is faulted for relying on a relaxed definition of forest and claiming expansion of forests when satellite imagery of the same areas showed a decline. कहते हैं कि ISFR की रिपोर्ट में तो आ रहा है कि ये एक्सपैंड हो गया है, जो फॉरेस्ट लैंड है वो बढ़ गया है, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी में वो कम आ रहा है। अब इकोलॉजिस्ट एंड co-founder of the Nature Conservation Foundation, MD Madhusudan, pointed out that palm trees in private plantations in Tamil Nadu, tea estates in several states and even urban tree agglomerations were found added as forest. So कहते हैं ये सारे भी फॉरेस्ट में ऐड कर दिए गए हैं जिससे कि उनका एरिया ISFR रिपोर्ट में बढ़ा हुआ दिख रहा है। Researchers have been demanding that the actual maps used for the ISFR estimates be released publicly, not just the report making claims of expansion. Biome protection, air quality. The EPI assigned rating for India in protecting biomes has led to sharp differences too. The index assigns a laggard rank on tropical and subtropical dry broadleaf and coniferous forests, montane grasslands and shrublands, and the worst performance on deserts and xeric shrublands. So actually broadly यहाँ पे यही बात कही जा रही है राइटर के द्वारा कि जो रिपोर्ट है उसमें जो डेटा दिख रहा है एक्चुअली कुछ मेथोडोलॉजी के फॉल्टी होने की वजह से एक्चुअली वो उससे डिफर कर रहा है और इसलिए वो डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सो एक तो जो कैलकुलेशन है, जो पैरामीटर्स लिए गए हैं इस रिपोर्ट को तैयार करते समय, वो बात हो गई। दूसरे जहां पे इंडिया पीछे हो जा रहा है वो सेंसिटिव एरिया कौन सा है, एयर क्वालिटी। सो एयर क्वालिटी हमारे देश की बहुत ही खराब है और वहां पे उस पैरामीटर पे भी ये पिछड़ जा रहा है। The government falls the data set on pollutant concentration data covering mainly particulate matter, oxides of nitrogen, sulfur dioxide, and volatile organic compounds because of higher uncertainty in regions with less extensive monitoring networks and emissions inventories. Although the scores and ranks could be contested, there is little doubt that India's air is widely seen as among the foulest.
Data for 2019, when economic activity was unfettered by COVID-19, attribute 1.67 million deaths during the year from air pollution. So कहते हैं कि इस पे चर्चा की जा सकती है कि स्कोर्स और जो रैंक दिया गया है उसके पैरामीटर्स पे, और इस वजह से इंडिया का रैंक पीछे हुआ। अगर ये पैरामीटर्स लिए जाते तो इंडिया का रैंक अच्छा होता, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है, कोई इसमें शक्को सुबह नहीं है। देयर इज लिटिल डाउट कि जो इंडिया की एयर क्वालिटी है वो काफी खराब है, और कहते हैं कि 1.67 मिलियन डेथ्स इस साल कोविड 19 के समय एयर पॉल्यूशन की वजह से इंडिया में हुई थी। This has been reiterate मतलब फिर से दोहराना, by recent literature with commentary in the Lancet Planetary Health, pointing out that India has developed instruments and regulatory powers to mitigate pollution sources। कहता है इंडिया ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट और रेगुलेटरी पावर्स डेवलप कर लिए हैं जो कि कम करेंगे, मिटिगेट मतलब कम करेंगे पॉल्यूशन सोर्सेज को, बट देयर इज नो सेंट्रलाइज सिस्टम टू ड्राइव पॉल्यूशन कंट्रोल एफर्ट्स एंड अचीव सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट्स। लेकिन ऐसा कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है जो कि एक्चुअली सारी बातों का ख्याल रखे और फिर फॉलो अप करे, ये देखे कि कितना अचीवमेंट हो रहा है। सो स्कैटर्ड है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें की जा रही है, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। इन 93% ऑफ इंडिया द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन रिमेन्स वेल अबव WHO गाइडलाइंस, और 93% ऑफ इंडिया में, पूरे इंडिया के 93% पार्ट में जो WHO का गाइडलाइंस है अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन के लिए, उससे ऊपर है। There are some aspects of the API that the Union government has rejected, blaming the ranking agencies for not engaging with India on the climate change mitigation program and for not providing a handicap under the United Nations principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, which forms the basis of the पेरिस एग्रीमेंट। कहते हैं कि कुछ एस्पेक्ट्स को नकार दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, कि जो भी हमने मिटिगेशन प्रोग्राम चलाए हैं, जो मेजर्स लिए हैं, उसको, उन पैरामीटर्स को आपने अकाउंट फॉर नहीं किया है, इस बात को कहकर। इंडियाज डिफेंस हैज ऑलवेज बीन दैट इट्स करंट एमिशंस प्रोफाइल में बी हाई, बट इट हैज टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ विथ चीप एनर्जी। सो इंडिया का यहाँ पे डिफेंस क्या है कि भाई हमारा करंट एमिशंस इतना ज्यादा है, लेकिन मुझे इतनी बड़ी पॉपुलेशन का, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को भी रेज करना है विथ चीप एनर्जी। इट सीक्स अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द रिमेनिंग ग्लोबल कार्बन बजट एंड क्लाइमेट फंड्स फॉर मिटिगेशन एक्शंस। Green goals. The national case would be stronger if policies on luxury urban emissions are aimed at helping poorer Indians. On transport, prevailing high fuel and vehicular taxes could exclusively drive change and raise a green commons such as clean public transport, cycling and pedestrianization. So यहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ लग्जरी अर्बन एमिशंस को अगर कट किया जाए और गरीबों के बारे में सोचा जाए तो उसको कम किया जा सकता है। द नेशनल पॉलिसी ऑफ अचीविंग नेट जीरो एमिशंस बाय 2070 provides a longer timeline for a coal phase out, but other areas can benefit from policies that prevent a carbon lock-in effect. Emissions from buildings, including embedded carbon in construction materials such as cement and steel, provide scope for reduction. साथ ही साथ राइटर ये भी कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया को डिसएग्रीगेटेड रूफ टॉप सोलर पावर अक्रॉस रेसिडेंशियल डिप्लॉयमेंट्स एंड कमर्शियल स्ट्रक्चर्स ये अपनाना चाहिए। इससे भी जो है पॉल्यूशन में काफी कमी आएगी। फिर मेजर्स क्या लिए जाने चाहिए? व्हाट इंडिया नीड्स टू अडॉप्ट इज अ रिगरस डैशबोर्ड अप्रोच टू इंडिकेटर्स असाइनिंग हाई वेट टू द एनवायरनमेंट, मॉडल्ड ऑन द प्रपोजल मेड बाय अमर्त्य सेन, Joseph Stiglitz and Jean-Paul Fitoussi in their exploration of development beyond GDP। कहता है कि अब जो अभी रैंकिंग के लिए जो अपने आप को डिफेंड करना है वो तो एक बात है, लेकिन फिर भी हमें ये समझ के कि कहाँ कहाँ पे सुधार किया जा सकता है, किस तरह से हमें इसको इस रैंकिंग में और सुधार लाया जा सकता है हमारी तरफ से, या पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, एयर क्वालिटी को किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है। इसके लिए राइटर का ये सुझाव है कि इंडिया शुड अडॉप्ट अ रिगरस डैशबोर्ड अप्रोच टू इंडिकेटर्स असाइनिंग हाई वेट टू द एनवायरनमेंट। हाई वेट किसको देना है? एनवायरनमेंट को। और कहते हैं कि जो अमर्त्य सेन, जोसेफ स्टिग्लिट्स और जीन पॉल फिटेसी ने जो अपना प्रपोजल दिया था, क्या कहा था उन्होंने, किस बात के लिए? कि डेवलपमेंट बियॉन्ड जीडीपी। सो सिर्फ जीडीपी को ना देख करके इसके बियॉन्ड डेवलपमेंट को देखते हुए जो उन्होंने प्रपोजल दिया है उसको अपनाने की आवश्यकता है। दिस कैन जनरेट गुड डेटा, identify the real beneficiaries of policies
avoid serious environmental deficits, and ensure intergenerational equity in the use of natural resources. It can also curb pollution. Distorted rankings from external assessments would matter little. कहते हैं कि इन बातों पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो अगर कोई ऐसी डिस्टॉर्टेड रैंकिंग भी है तो वो उतनी मायने नहीं रखेगी। आई होप कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, और इवन आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी ऐसे में अगर ऐसे टॉपिक इस तरह का आता है, उसमें आप इन बातों को यूज कर सकते हैं जो आपने समझा इसमें। आप ईपीआई को कोट कर सकते हैं, वहां पे ईपीआई के बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपके ईएसआई के कुछ क्वेश्चंस भी इसके ऊपर बेस्ड हो सकते हैं। साथ ही साथ आज हमने कुछ वर्ड्स देखे। रैंकल, रैंकल मतलब समथिंग विच annoys you, upsets you. Then raw nerve, if something touches raw nerve, actually again it upsets you. कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लगती है, अच्छा नहीं लगता। dwell on is a phrasal verb, जिसका मतलब है कि जिसके बारे में बात करना। somebody, if somebody always talks about his past, तो कह सकते हैं don't dwell on the past, right? पुरानी बातों को भूल जाओ। सरमाइजेस मतलब गेसेस। रीइटरेटेड फिर से दोहराना। लैगार्ड पीछे रह जाना। सो ये कुछ वर्ड्स थे। मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा कि हमारे आई एग्जाम भी वेबसाइट पे हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर है, जहां पे आपको एक साथ जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया उसका पीडीएफ, ये वीडियो, प्लस इसमें जितने भी थोड़े से डिफिकल्ट या न्यू वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूसेज, ये सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाती है। प्लस इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस जिसको सॉल्व करते हुए फिर से ये वर्ड्स यू कम अक्रॉस अगेन दीज वर्ड्स, और वो फिर इम्प्रिंट होता है आपके दिमाग पे, आपको याद रह जाती है बातें। सो आप जरूर इसको देखें और जो भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करें, अपने आंसर्स मैच करें। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंकिंग एग्जाम एंड यू नीड गाइडेंस, आप आई एग्जाम भी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर विद आई एग्जाम भी, बिकॉज कैसे आपका जो प्रिपरेशन है वो 50% फास्टर होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैकल्टी एट आई एग्जाम भी आर एक्स बैंकर्स, जिन्होंने खुद ये बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर किए हैं और फिर बैंक में काम किया है। सो वो जो उनका एक्सपीरियंस है एग्जाम क्लियर करने का और साथ में बैंक में काम करने का, वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है, आपके लिए चीजें बहुत ही ईजी बना देता है। साथ ही साथ जो कोर्स क्यूरेट किया गया है उसमें पूरा का पूरा उनका ही रोल है कि किस तरह से कोर्स होना चाहिए, क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें नहीं जरूरी हैं। सो ऐसा नहीं है कि जो कोर्स क्यूरेट किया गया है काफी ही एक सिस्टमेटिक मैनर में है, सिलसिलेवार तरीके से है, जिससे कि आपको बड़ी आसानी होती है चीजों को समझने में। साथ ही साथ ये फैकल्टी आपको लाइव क्लासेस में भी मिलती हैं। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप गाइडेंस चाहते हैं तो जरूर आप आई एग्जाम भी के कोर्सेज के लिए इनरोल करें। कोई भी जानकारी के लिए 9205524028 पे आप कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप जरूर सब्सक्राइब करें।